अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एसी सर्किट्स। ठीक है, जो दरमियान के दो चैप्टर्स बाकी है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में बात आ रही होंगी कि दो चैप्टर्स मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये क्यों नहीं लिया हमने। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं ये दो चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँ तो आप कम्युनिटी में जाकर आपके वहाँ पर ख्वाहिशत का इज़हार कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे आपके मुझे वोट्स चाहिए कि आपका इसके ताल्लुक से क्या व्यू है। ठीक है, फिलहाल हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 13 है, इसका नाम है एसी सर्किट्स। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एसी सर्किट्स। देखिए, सबसे पहले जब हम हमारे टेक्स्ट बुक में जाते हैं तो एसी सर्किट्स के ताल्लुक से कुछ आपको कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस है ना। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि एसी सर्किट्स किसे कहा जाता है। ये अल्टरनेटिंग करंट जो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। एसी करंट एक ऐसी करंट होती है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वक्त के साथ में चेंज होती है। ठीक है, फिर से एसी करंट, ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वक्त की मुनासिबत से तब्दील होता है। इस किस्म के करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और अगर आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जो इसका ग्राफ होता है वो इस तरह से वेरिएशन वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये है एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और दूसरा जो है ये एसी का है, और दूसरा जो हमने जो करंट के ताल्लुक से पढ़ा था उसका नाम है डीसी। डीसी मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बल्कि एक फिक्स्ड वैल्यू पर ये चलता है। स्टेडी, इसको स्टेडी भी कहा जाता है। स्टेडी मतलब स्टेट, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो अल्टरनेटिंग है, इसके अंदर ये वक्त की मुनासिबत से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये चेंज करता है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। इसका ग्राफ अगर आपको पता होगा तो इसका ग्राफ हमने इस तरह से बनाया था, ये स्टेडी ग्राफ होता है। मतलब यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, टाइम के साथ में वेरी नहीं होती है। तो ये डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट स्टेडी, देखिए सीधा दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए इसको स्टेडी करंट भी कहा जाता है। और एसी तो अल्टरनेटिंग यही है, ये वक्त के साथ में चेंज होता है। ठीक है, और इसीलिए इसे कहा जाता है एसी करंट। ठीक है, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट जो हमने नाम दिया है अल्टरनेटिंग एसी, तो ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे फ़ैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है ना, मिक्सर है, ये जो सारे डिवाइस है बच्चों, इसमें से मतलब हमारे घरों के अंदर जितने भी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें के 99% डिवाइसेस जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पर ही चलते हैं। मतलब हमारे घरों के अंदर जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो अल्टरनेटिंग होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वो होता है कि जो जिसमें वेरिएशंस होता है। ठीक है, मतलब कभी उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, कभी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वेरिएशंस होते रहते हैं, इसीलिए हमारे घर का वोल्टेज भी कम और ज़्यादा होता है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसकी वजह पर हम हमारे घर के एपरेटस 90% एपरेटस अल्टरनेटिंग करंट की मदद से ही चलाते हैं। ठीक है, और कुछ एपरेटस ऐसे हैं जैसे मोबाइल की जो चार्ज हम जब मोबाइल कर लेते हैं, ठीक है, तो मोबाइल की जो बैटरी है, बैटरी में जो मौजूद जो करंट होता है बच्चों, वो होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये मैं आपको दो इसके ताल्लुक से मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। हमारे घरों में जो एपरेटस इस्तेमाल होते हैं तमाम के तमाम अल्टरनेटिंग पर मुनहसिर होते हैं, और जो बैटरीज़ का जो करंट आपको जहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा तो बैटरीज़ का जो करंट होता है वो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब सवाल ये है यहाँ पर कि हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिंग इस्तेमाल करने की क्या वजूहत है। तो मैं आपको 3 से 4 वजूहत बताता हूँ कि एसी करंट क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी सबसे पहली वजह है कि एसी करंट एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट बहुत ज़्यादा सस्ता होता है ना। एसी करंट जो होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। बहुत ज़्यादा सस्ता क्यों होता है, मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ। जैसे हमने पिछले चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहाँ पर एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको बताया भी था वहाँ पर कि वहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या करते थे, किस तरह से करंट को इंड्यूस करते थे। ठीक है, किस तरह से करंट को पैदा करते थे, इंड्यूस करंट को। तो उसका क्या तरीका था, उसका तरीका यह था कि अगर हम किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करते थे तो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता था, और इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होता था। तो वहाँ पर अगर हमें इंड्यूस करंट को पैदा करना है तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमको सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करना पड़ता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना पड़ता है। तो बड़ी आसान तरीका है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर देते हैं और आपके पास में इंड्यूस करंट पैदा हो जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट जो होता है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन की मदद से हासिल किया जाता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन से मान लीजिए आपने केमिकल रिएक्शन करवाया और डायरेक्ट करंट हासिल कर ली, तो जब हम केमिकल रिएक्शन की मदद से ये डीसी करंट अगर हासिल करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में वो केमिकल जो होता है बच्चों ख़राब हो जाता है, फिर से हमको दूसरा केमिकल लाना पड़ता है, और ये केमिकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट करंट जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।
एज कम्पेयर टू AC करंट। और AC करंट के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, AC करंट के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस EMF क्रिएट होता है या इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और आप आसानी से अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं। इसीलिए जब फैराडेज ने जब कानून बनाए तो इस लॉ के आने के बाद में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आने के बाद में जो इलेक्ट्रिक करंट है बहुत सस्ती हो गई, वरना पहले बहुत ज़्यादा ये भी महंगी हुआ करती थी। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आने के बाद में जो करंट है आपकी AC करंट ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करनी है और मैग्नेटिक फ्लक्स में आप जैसी तब्दीली करते हो तो उसी कॉइल में या उसके बाजू अगर कोई कॉइल रखा है तो उसमें इंड्यूस EMF पैदा होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये बहुत AC जो है बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू DC, ये पहला इसकी वजह है। इसका दूसरी वजह यह है कि बच्चों AC करंट को हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। AC करंट जो होती है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है और ट्रांसमिट करने के दौरान में यहाँ पर हीट का बहुत कम लॉस होता है, ठीक है, वेरी लेस लॉस ऑफ हीट। ओके, तो ये इसकी दूसरी वजह है कि हम AC को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन DC को हम आसानी से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसकी तीसरी वजह यह है कि AC जो है वो डायरेक्टली कन्वर्टेड किया जा सकता है DC में। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। और इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर में जो हम चार्जर लगाते हैं, वहाँ पर चार्जर में एक रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है बच्चों। वो जब हम सेमीकंडक्टर में जाएंगे इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि जो हमारा चार्जर होता है, चार्जर में एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है रेक्टिफायर सर्किट। और जो हमारे मतलब ये जो बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है वो AC है, मतलब इसमें से जो करंट आ रही है वो AC है, क्योंकि हमारे घर में पूरी करंट AC होती है। जब हम यहाँ पर चार्जर लगाते हैं उसमें एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी के अंदर जमा करता है। तो इसका दूसरा क्या, इसका तीसरा की क्या खास बात है, इसकी तीसरी खास बात ये है कि हम आसानी से AC को DC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से AC इस्तेमाल होता है वो ये है बच्चों कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को आसानी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास में कम AC करंट आ रही है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा AC करंट आ रही है तो उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको हमारे जो एरिया है, हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे आपको DB लगी हुई दिखेगी, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और उसके ऊपर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। उसको बच्चे DP, उसको बहुत सारे लोग जो है वो DP बोलते हैं, DP फूट गई। तो जब वो मतलब वहाँ कुछ ब्लास्ट वगैरह होता है तो DP नहीं फूटती, वो ट्रांसफार्मर फूटता है, ठीक है। तो वो ट्रांसफार्मर हो जो लगा रहता है, कभी आपने जाकर देखना ऐसे बॉक्स के ऊपर जिसको DB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DB का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब वहाँ से 3 फेज होते हैं और वहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके ऊपर जो लग रहता है वो होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, 2 तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ ही लिया है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगर आपको करंट को इंक्रीज करना है, मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट कम पड़ रही है तो हम ट्रांसफार्मर की मदद से उसको बढ़ा भी सकते हैं स्टेप अप की मदद से, और अगर आपको करंट को कम करना है अल्टरनेटिंग करंट को तो आप स्टेप डाउन की मदद से उसको कम भी कर सकते हैं। तो आपको 4 मैंने वजूहत बताया हो जिसकी बिना पर हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। दूसरा यह कि अल्टरनेटिंग करंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जा सकती है। तीसरी खास बात यह है कि AC करंट कैन भी कन्वर्टेड इन DC, AC जो है आसानी से DC में कन्वर्ट हो सकती है। और चौथी बात यह है कि AC की जो वैल्यू है उसको हम आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। और AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जाम्पल है चार्जर। और ये जो कम और ज़्यादा करने की जो एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम AC को कम और ज़्यादा कर सकते हैं वो है आपके पास में ट्रांसफार्मर 2 किस्मों के होते हैं, वो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब आइए हम एक हमारे जो टेक्स्ट बुक है इसमें कैन यू रिकॉल में चलते हैं। कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर पे हमको आना चाहिए। इसका सबसे पहला सवाल है बच्चों कैन यू रिकॉल का कि व्हाट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं। तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही दिया हो क्लास में, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए नई चीज़ है। तो देखिए बच्चों याद रख लीजिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसके 2 लॉज है। इसका पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए, ठीक है, अगर आपके पास में कॉइल है आप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करते हो, तो अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाती है तो उस तब्दीली के सबब जो कॉइल है उसमें एक इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट पैदा होता है। इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए तो उस कॉइल में इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट पैदा होता है। इसे क्या कहा जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहला लॉ है। फैराडे का सेकंड जो लॉ है वो आपको बताता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या वो जो इंड्यूस EMF हम वहाँ बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए फैराडे का सेकंड लॉ इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरह से होता है कि E जो होता है मतलब इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वहाँ पर फिर E इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। देखिए इस तरह से ये लॉ है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो E इक्वल टू ये हो जाता है बच्चों के इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। के इक्वल टू अगर 1 रखा जाए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। ये किसकी, ये क्या, ये एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है। जब इसका डायरेक्शन हम फॉर्म लिखते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, E इक्वल्स टू माइनस, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, तो माइनस के लिए आपको लेंस लॉ समझना पड़ेगा कि लेंस लॉ क्या होता है। लेंस लॉ मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास में इस तरह से एक सर्किट है, अगर हम मैग्नेट को करीब लाते हैं तो ये सर्किट ये चाहता है कि जब हम मैग्नेट को करीब लाते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स में चेंज होता है। तो ये सर्किट चाहता है कि इसमें चेंज ना हो, तो ये क्या करता है, अगर देखिए ये ब्लो वाला अगर नॉर्थ पोल है, अगर हम इसको मैग्नेट को इसके करीब ला रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉइल रखा है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होती है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो जब हम इसको करीब लाते हैं तो ये चाहता है कि ये अपने करीब ना आए, तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी अपने अंदर क्या करता है, नॉर्थ पोल बना लेता है, जिसमें जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। और जब ये इससे दूर जाता है तो फिर से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होती है, तो ये चाहता है कि इसके फ्लक्स में तब्दीली ना हो, तो ये नॉर्थ है तो इसको दूर नहीं जाने देता, तो ये साउथ पोल बनाता है और यहाँ पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसको लेंस लॉ बोलते हैं और उसकी मदद से यहाँ पर हमने क्या लगाया था, माइनस लगाया था, यहाँ तक आपको पता है। तो ये दोनों लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद में व्हाट इज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली के सबब जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ की मदद से हम इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वाला जो पोर्शन है वो स्किप था, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले, उसको हमको काम है इस चैप्टर में, ओके। उसके बाद में व्हाट आर अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट किसे कहा जाता है, एसी हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है और डीसी जो है वो बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है हाउ इज द ईएमएफ जनरेटेड इन एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के अंदर हम ईएमएफ को कैसे जनरेट करते हैं, हम उसके अभी इक्वेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए फिर अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि पिछले चैप्टर में भी था लेकिन वो स्किप था, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर उसका काम है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो ये है कि कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये हमारा सवाल है बच्चों। इसे ना एसी जनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एसी जनरेटर। ये वाला जो सवाल है ये एसी सर्किट्स में नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए। ये क्वेश्चन एसी सर्किट में नहीं है, लेकिन हमारे को इससे जो मसावत हासिल होती है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वो किस तरह से आती है उसके लिए मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ। मैं ये स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। इसको एसी जनरेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पार्ट स्किप था, इसीलिए नहीं करवाएगा था। अब यहाँ पर काम है तो हम पढ़ लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें अगर कोई कॉइल रोटेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक साउथ पोल है। इस नॉर्थ और साउथ पोल में बच्चों हमने इस तरह से एक प्लेट्स को लटका दिया है। ये आपके पास में एक कंडक्टर प्लेट है, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। चलो अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर दिए गए सतह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी गुजरती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब अगर ये आपके पास में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर इतना एक सरफेस है, अगर ये इससे परपेंडिकुलर होकर गुजर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब यहाँ भी कितने मैग्नेटिक फ्लक्स है, 4। अगर मैं कम कर दूँ, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 3 है, ये अगर इस सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 3। अगर 2 फील्ड लाइन्स गुजरती है परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 2। तो दिए गए रकबे से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उमुदन गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसका फार्मूला होता है φ इक्वल टू बी डॉट ए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एक नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास में क्या लिखा है, कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉइल को हम रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉइल इस तरह से लटका हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर मैं कॉइल को रोटेट करूँ, जब मैं कॉइल को रोटेट करूंगा तो हमें यह समझता है कि जब यहाँ पर कॉइल ऐसे रोटेट होगा ओमेगा से, तो जब कॉइल यहाँ पर रोटेट होगा तो रोटेट होने की वजह से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होगी, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है φ इक्वल टू बी डॉट ए।
ये क्या है, ये वो फ्लक्स है जो कॉइल के रोटेट होने की वजह से चेंज हो रहा है। और जब कॉइल के अंदर जब कॉइल को रोटेट किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो फाई इतना है। अगर इस कॉइल के अंदर बच्चों n टर्न्स है, तो मैं अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन दिस कॉइल, मतलब इस कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया। फाई इक्वल टू n को यहाँ पर एज इट इज रखो, b डॉट a किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं ये होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान में ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा फाई इक्वल टू एन बी ए, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। ठीक है, ये कैसे है, रोटेशनल डायनामिक्स में हमारा ऑलरेडी हो चुका था। तो हमारे पास में क्या फार्मूला आ गया, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम इस कॉइल को अगर रोटेट करेंगे तो उसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली के सबब इसमें क्या इंड्यूस होता है, तो आंसर है इंड्यूस ईएमएफ। तो वो कितना होगा, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। याद रखिए ये वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज आपको लिखना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। और फाई की कितनी वैल्यू है, फाई की वैल्यू आपके पास में एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ए इज इक्वल्स टू माइनस, बाहर निकालो, एन भी कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है, एरिया भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन बी ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू डेरिवेटिव होती है साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन बी ए, और यहाँ पर साथ में आ गया ओमेगा, और यहाँ पर बच रहा है साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो अगर मुझे ई की वैल्यू को ई मैक्स बनाना है, ठीक है, और ई मैक्स को आपके टेक्स्ट बुक में ई नॉट लिया गया, क्या लिया गया, ई नॉट। अगर मुझे साइन की वैल्यू मैक्सिमम अगर बनानी है तो मुझे साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1। जब मैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 करूंगा तो आपके पास में मसावत क्या बनेगी, अगर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो तो आपके पास में मसावत क्या बनेगी, ये होंगी बच्चों एन बी ए ओमेगा, यानी ई नॉट कितना आ जाएगा आपके पास में, ई नॉट आ जाएगा आपके पास में एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ उठाकर रख दूँ तो मसावत क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी ई। देखिए एन बी ए ओमेगा किसके बराबर है, तो आंसर है ई नॉट के बराबर, मतलब ई मैक्सिमम। तो यहाँ हो जाएंगी ई नॉट, और यह बचता है आपके पास में साइन ओमेगा टी। ये वो मसावात है जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को अभी किया है। ठीक है, इसका हमको ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है, आगे आ चुका है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट, मतलब मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ और साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इंड्यूस करंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना हमेशा जहाँ पर भी आई नॉट आएगा वो मैक्सिमम के लिए होगा, और ये आपके पास में ऑलरेडी इंड्यूस करंट है। तो ये दो मसावातें हमको पढ़ना है, मतलब इसका डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैंने आपके पास में एसी जनरेटर दोबारा रिपीट कर दिया हो। तो ये वो फ्लक्स था जो हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्लक्स हासिल हो रहा था, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ ये हासिल हो रहा था। फिर हमने उसकी डेरिवेटिव लिया, बाद में उसकी साइन ई की जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तो साइन ओमेगा टी को 1 कर दिया, तो इक्वल टू क्या बचा आपके पास में, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए। अब हम यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन दोनों इक्वेशन का सहारा लेके हमको टोटल टॉपिक्स अभी डिस्कस करना है। स्नैपशॉट ले लीजिए। अभी देखिए आपके पास में जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है ऑल्टरनेटिंग है। क्यों ऑल्टरनेटिंग है, क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी आया है। हमको इससे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर हम मतलब ईएमएफ जो या करंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी आया है। और इसकी जो इक्वेशन अभी जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने का तरीका आपके पास में ये रहेगा, यहाँ पर आप ओमेगा टी रखो और यहाँ पर जो रखो ई की वैल्यू रखो, ठीक है, ओमेगा टी, और नीचे क्या रहेगा आपका ई। यहाँ हम वैल्यूज़ लेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पर 2π। ओके, ये हमारे पास में फेजेस है। अब हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि फेज क्या होता है। अब देखो 0, हमेशा एक बात याद रखो क्योंकि ये आगे के लेक्चर्स में और आपको काम में आएंगी। साइन 0 पाई, ठीक है, पाई के बाद में आता है 2π, उसके बाद में 3π, 4π, 5π, 6π। यहाँ पर हमेशा साइन की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो ये चूंकि साइन है यहाँ पर, तो साइन 0 पर 0, पाई पर भी 0 और 2π पर भी 0। ठीक है, साइन π/2 कितना होता है, तो साइन π/2 होता है आपके पास में 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1। अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट। ठीक है, उसके बाद में साइन 3/2, तो देखो यहाँ पर क्या है 0 ई नॉट फिर 0। ठीक है,
तरीका बता रहा हूँ मैं, 0, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ ई नॉट, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट। क्यों माइनस, क्योंकि साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 आया है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा। तो आपके पास में इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले क्या है आपके पास में, यहाँ पर जो है आपके पास में टाइम है और यहाँ पर जो है आपके पास में ई है, इस पर जो है ई है। देखिए पहला क्या है, ये 0 है, उसके बाद में यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है और सॉरी हाँ बराबर है, यहाँ पर 3π/2 है, उसके बाद में यहाँ पर 2π है। देखिए ये साइनसॉइडल कैसी बनती है, पहले 0, ये 0 से हम चलना शुरू किए, फिर ये वैल्यू कहाँ जाती है, ई की, ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ई की वैल्यू कहाँ जाती है पहले, मतलब यहाँ पर 0 है तो जो ई की वैल्यू है वो पॉजिटिव जाती है π/2 पर, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से हमने ऑसिलेशन के अंदर भी ग्राफ डिस्कस किया था। फिर पाई पर कहाँ पर आती है बच्चों, तो पाई पर 0 पर आती है, देखो आगे 0 पर, उसके बाद में 3π पर किधर जाती है, तो आंसर है नीचे जाती है, देखो माइनस पर जा रही है, ओके। उसके बाद में 2π पर कहाँ आती है, तो 0 पर आती है। तो ये देखिए आपको एक साइनसॉइडल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर करंट जो डिस्कस करने वाला है, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है, ओके। तो समझ में आया आपको, इसका ये ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अब इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है, एसी ईएमएफ। तो हम करंट की निकालेंगे, ईएमएफ की खुद ब खुद हमारे पास में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एवरेज और मीन लिखा है, ये एवरेज और मीन का क्या मतलब है, तो एवरेज और मीन का मतलब ये है कि समझ लीजिए आपने ना 5 टेस्ट दिए, ठीक है, या 10 टेस्ट दिए, उस 10 टेस्ट के अंदर आपको वेरिएशंस वाले मार्क्स है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, ठीक है। अगर ऐसे मार्क्स है तो आप इन तमाम का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आंसर है आप क्या करते हैं, इन तमाम को जमा कर लेते हैं और जितने टेस्ट आपने दिए उससे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे आप एवरेज निकालते हैं। तो हमको इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं हमारे पास में जो इसकी जो मसावत आती है वो होती है I = I0 sin ωt, ठीक है। अगर ईएमएफ का अगर सॉल्व करना है तो ईएमएफ भी कर सकते हैं, वो क्या होता है E = E0 sin ωt। फिलहाल हम करंट के लिए कर रहे हैं, हमको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता, तो हम जानते हैं इसका ग्राफ इस तरह से बनता है साइनसॉइडल, मतलब ये वाला प्लस होता है हिस्सा और ये वाला माइनस होता है, ठीक है। 2 मिनट पेन चेंज करते हैं, ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, इतना हमको समझ में आता है, हमने अभी तक देख लिया, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, देखो जैसे आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम ये लिखेंगे आई ऑफ एवरेज, ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमको किसका एवरेज निकालना है, एसी का, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो हम ये लिखेंगे आई, ठीक है। जैसे हमेशा याद रखो कि हम एवरेज कितने कैसा एवरेज कौन सी कंडीशन पर कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिए कि अगर ये पूरा एक साइकिल इस तरह से अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए टाइम टी लगता है, जिसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। पूरा साइकिल किसमें कंप्लीट होता है, टी में। हमेशा याद रखिए कि आपको अगर एवरेज और मीन निकालना है तो आप कंप्लीट साइकिल का एवरेज और मीन नहीं निकाल सकते। हमेशा याद रखिए कि जो एवरेज होता है या एवरेज और मीन वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो कंप्लीट साइकिल की 0 होती है। ये कहीं पर भी आपको एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि कंप्लीट साइकिल का एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी जो होती है वो कितनी होती है, तो आंसर है 0 होती है। क्यों 0 होती है बताता हूँ आपको। ऊपर वाली वैल्यूज तमाम पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जैसे आपको पहले टेस्ट में 5 मार्क्स मिले, मतलब जो पहले 5 टेस्ट थे उसमें कंटिन्यू 5 5 5 प्लस मिले, और सेकंड वाले टेस्ट में माइनस 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 मिले, तो बताइए आपका एवरेज कितना हुआ, 0। यानी हम कंप्लीट साइकिल का यहाँ पर एवरेज और मीन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसका हाफ करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल का एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम किसका निकाल रहे हैं, तो आंसर है आई का निकाल रहे हैं। ठीक है, और तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इस तरह से वैल्यू, मतलब जो तमाम वैल्यूज है हम इन सबका एवरेज निकालना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम तमाम वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं तो हमारे पास में तरीका है, उसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आंसर है 0 से करना हमारे को t/2 तक। कहाँ से, 0 से t/2 तक। क्यों t/2, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल का नहीं ले रहे, हाफ साइकिल का ले रहे। ये जो एवरेज आ रहा है आपके पास में किसका आ रहा है, आंसर है हाफ साइकिल का आ रहा है, इसलिए t/2 से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, सॉरी इसको इंटीग्रेट की पावर लगाए 0 से लेकर t/2 तक। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर dt, और t/2 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास में एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी आ चुका है। देखिए हम इसको अब आगे चल के सॉल्व करते हैं, समझना इसको एक एक स्टेप्स को।
ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चा आई ऑफ एवरेज इक्वल टू, देखिए T/2 क्या हो जाएगा बच्चों, T/2 हो जाएगा आपके पास में 2/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2/T, ये फ्लिप हो जाएगा। हम इसको पहले इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, तो आंसर है T/2 तक है। आई की क्या वैल्यू हमारे पास में, तो आई की वैल्यू होती है हमारे पास में I0 sin ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। अच्छा, आई ऑफ एवरेज इज इक्वल्स टू, पूरा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ख्याल करना है। यहाँ पर I0 कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसको हम साइड में निकाल लेते हैं। 2I0 डिवाइडेड बाय t, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर T/2 तक, और यहाँ पर है साइन ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। आई ऑफ एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 डिवाइडेड बाय t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t इज कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा टी का जो फैक्टर रहता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर है 0 से लेकर T/2 तक है, ओके। चलो, तो फिर क्या बच जाएगा आपके पास में, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 डिवाइडेड बाय टी, ओके। यहाँ पर क्या करो, ओमेगा को साइड में ले लो, यहाँ पर हो जाएगा ये ओमेगा टी, ओके। इधर साइड में ले लिया। यहाँ पर आपके पास में क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास में माइनस कॉस, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज है, अगर उसको लिमिट है उसको अगर पुट करते तो हमेशा कैसे करते, अपर माइनस लोअर, तो कॉस ओमेगा और टी किसके बराबर है, तो आंसर है ये T/2 के बराबर, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा और टी की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा पूरा कॉस 0। तो नेक्स्ट स्टेप यहीं पर करवाता हूँ। आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 डिवाइडेड बाय, देखिए हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन में मैंने आपको करवाया था, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T। अगर मैं यहाँ से ओमेगा टी निकालूँ तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2π के। इस बात को हमको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 2π, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस, ठीक है, कॉस, फिर से ओमेगा टी है, तो हम ओमेगा टी जानते हैं किसके बराबर होता है 2π के, तो यहाँ रख दो 2π डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ओके। क्या कर रहा हूँ, आई ऑफ एवरेज इज इक्वल्स टू, ये माइनस को साइड में ले लो, यहाँ बचा आपके पास में I0 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, कॉस पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस पाई -1 हो जाएगा तो -1 और -1 -2, ठीक है। और अगर उस -2 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितने बच जाएगा, +2 बच जाएगा। यानी कि आई ऑफ एवरेज इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बच जाएगा, अब यहाँ पर ये माइनस तो हट जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो यहाँ बचेगा 2I0 डिवाइडेड बाय पाई, क्या बचा 2I0 डिवाइडेड बाय पाई, ये निकल गया आपके पास में आई एवरेज, ओके। यहाँ पर मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूँ कि आई एवरेज जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो आई एवरेज बराबर होगा, देखिए यहाँ पर है 2/पाई, कितना है यहाँ पर 2/पाई, ठीक है। इस वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर जो 2/पाई है बच्चों, ये वैल्यू को लिखा जाता है 0.63, कितना लिखा जाता है 0.63। तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.637, मतलब यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे 0.637, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है I0 है, ठीक है। ये है हमारे पास है फाइनलाइज इक्वेशन कि आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 मल्टीप्लाई बाय I0। तो यहाँ से हम एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC की क्या डेफिनेशन बयान कर सकते हैं, तो आंसर है हम ये बोल सकते हैं कि जो आई एवरेज होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम वैल्यू के कितने गुना ज़्यादा होता है 0.637। अगर हम मतलब अल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम करंट को, ठीक है, जो मैक्सिमम I0 होता है उसको अगर हम 0.63 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा आई एवरेज, ठीक है। तो ये बहुत ही बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से और पूरे डिटेल में बताया हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। देखिए ये मसावत क्या निकली आपकी आई एवरेज, अभी मसावत क्या, हाँ देखिए अभी हमने क्या मसावत निकाले, आई एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू थी 0.637 और यहाँ पर था I0। ये तो था आपके पास में एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर EMF के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ई ऑफ एवरेज इक्वल टू 0.637 और यहाँ लगा देंगे U0, ठीक है। तो दोनों भी वैल्यू सेम है, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका स्नैपशॉट ले लो। हाँ देखिए अगला टॉपिक आपके पास में रूट मीन स्क्वायर और RMS वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इसको समझना, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें। रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ AC, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा उनको मुश्किल जाएगा, तो मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। रूट मीन स्क्वायर और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देखिए हम इसको कैसे बयान करेंगे, ये कौन सी वैल्यू होती है। तो मान लो आपके पास में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस R है, और इसके साथ में मैंने एक क्या किया कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ दिया,
ठीक है। ये एक AC सोर्स है, इसकी इक्वेशन में होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। 2 मिनट इंक डाल देते हैं पेन में। तो पहले मसौदा आ गया आपके I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरी है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। एक हम यहाँ पर दूसरा सर्किट लगा रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस R लगा है, लेकिन हम इसके साथ में ना एक DC सोर्स लगा रहे हैं, एक बैटरी को हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ये प्लस और माइनस, ठीक है। ये एक DC सोर्स है, प्लस माइनस, ओके। और यहाँ पर इसमें से करंट ऐसे I फ्लो होगी, ओके। यहाँ पर एक DC सोर्स लगा है, यहाँ पर एक AC सोर्स लगा है। तो सुनो RMS वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। मान लो हम यहाँ से इसको करंट, जब हमने DC करंट लेना शुरू किया, मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो 2 एम्पियर है। कितनी एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो अगर ये 2 एम्पियर पर जब इसमें से करंट बहना शुरू हो जाती है, तो हमको पता है करंट के 2 इफेक्ट होते हैं। जब भी किसी कंडक्टर वायर से करंट बहती है तो उसके 2 इफेक्ट है, एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जब इस रेजिस्टेंस से करंट गुजरेंगे तो ये रेजिस्टेंस गर्म होगा, मतलब हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है ये H इक्वल टू 10 जूल हीट को प्रोड्यूस करता है। कितने करंट पर, 2 एम्पियर करंट पर ये 10 जूल हीट को प्रोड्यूस करता है। तो वही 10 जूल हीट जो है, जो 2 एम्पियर पर अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर ये भी ऑल्टरनेटिंग लगा हुआ सोर्स भी अगर 10 जूल हीट को सेम, मतलब ऑल्टरनेटिंग पर 10 जूल को अगर इमिट करता है अपने अंदर से, तो उस दौरान में इस सर्किट में जो करंट मौजूद होती है, उस करंट की वैल्यू को, मतलब 2 एम्पियर का ये जो मैग्नीट्यूड है, उस 2 एम्पियर के मैग्नीट्यूड को कहा जाता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ में आया? मतलब एक DC सोर्स जितने करंट पर हीट 10 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतना ही हीट अगर ये वाला सर्किट प्रोड्यूस करता है, तो इसका DC का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी का मैग्नीट्यूड इस सर्किट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है। मतलब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, तो आंसर है इस सर्किट की RMS वैल्यू होगी बच्चों 2 एम्पियर। इज इट क्लियर? ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखिए इसके नाम में इसका डेरिवेशन छुपा है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझना आपको आसानी से। देखिए यहाँ पर अब इसका काम हो चुका है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ RMS। पहले इसको उल्टे साइड से लेकर चलो, स्क्वायर करना है आपको। कि क्या निकालना है आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब I निकालना है। तो I का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर है। स्क्वायर के बाद में क्या बोल रहा है, मीन। तो मीन लेने का क्या तरीका हमारे पास में, हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इसमें लगाएंगे हम पूरा 0 से लेकर T तक, ठीक है। और इंटू dt, और ये T से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास में तरीका है मीन लेने का, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला इसने बोला रूट मतलब एक तो रूट लगा दो, या फिर इसका क्या ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, या सॉरी इसका 1/2 ले लो। तो हमने यहाँ पर 1/2 ले लिया। ये आगे बच्चे आपके पास में I ऑफ RMS। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/t को बाहर निकालो। ये 1/t बाहर निकाल के अंदर बचा इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक। I की क्या वैल्यू होती है, तो I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। और T तो हमने बाहर ले लिया, और ये क्या बचा आपके पास में 1/2, इस तरह से बराबर है। चलो स्टेप्स बराबर है, एक एक स्टेप को समझना है। इक्वल टू 1/t एज इट इज़ है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक। ये I नॉट स्क्वायर जो है इसको बाहर निकालो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ के बच्चे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 0 से T तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, ओके। और ये हमारा कॉस है 1/2, क्योंकि वो रूट था। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में बच्चों I नॉट स्क्वायर अपॉन T, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। लेकिन एक फार्मूला हमारे पास में वो ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, मैथमेटिक्स वालों को पता है, बायोलॉजी वालों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक क्या बचेगा, यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जहाँ पर थीटा है ना, तो वहाँ पर ओमेगा टी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास में, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा है, dt लगा है, और ये हाफ तो साथ में लगा ही है, ठीक है। ये ऐसे है। चलो किस स्टेप्स इधर है, I ऑफ RMS इज इक्वल्स टू I नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं dt से इसको मल्टीप्लाई करूँगा
तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x2 को मैं यहाँ पर अगर साइड में ले लूँ तो ये हो जाएगा 2t। अगर मैं यहाँ पर अब इंटीग्रेशन ऑफ dt को मल्टीप्लाई करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dt जो हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा t, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर t तक है, माइनस। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos जो होता है वो साइन होता है, तो ये हो जाएगा फिर आपके पास में साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, साइन, और यहाँ पर ऑलरेडी है 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2 लगा है, तो ये 2 इधर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक है, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारा cos लगा ही है, ठीक है। यानी कि I ऑफ आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट को रखेंगे हम, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर हम लिमिट को रखेंगे तो देखो यहाँ पर से क्या करो, 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन 2 ओमेगा, और स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, माइनस साइन 2 ओमेगा, और फिर टी की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये 0 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, और इधर ये हाफ तो लगा ही है पहले से। यानी कि आई ऑफ आर एम एस हमारी वैल्यूज करीब आ रही है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, और t में से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t में से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर t आएगा, माइनस। अब इधर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ओमेगा टी किसके बराबर होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, अगर यहाँ से 2 पाई निकालना है तो ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई। अगर मैं यहाँ 2 पाई रखूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, मतलब साइन 4 पाई, और मैंने अभी अब लेक्चर में बताया हो कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ हर जगह साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पर साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। साइन 0 ऑलरेडी 0 है, 0 माइनस 0 0, और 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब इधर का पूरा फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट, मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और इधर ऑलरेडी क्या लगा आपके पास में 1/2। देखिए कितने बड़े से शुरू करे थे और कितने छोटे पर खत्म कर दिए। आई ऑफ आर एम एस इज इक्वल्स टू, ये टी से ये टी गया है ना, अगर 0 से माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ बचा आपके पास में आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके, और यहाँ लगा है 1/2। अगर 1/2 लगा है तो देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आई ऑफ आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर चले गया क्योंकि हमने उसका स्क्वायर निकाल दिया वहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट ऑफ √2, क्या बचा अंडर रूट ऑफ √2, मतलब आपके पास में आई ऑफ आर एम एस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ √2, ठीक है। अब हमारे पास में जगह नहीं है, पहले आप स्नैपशॉट लीजिए, मैं इसके आगे का भी बता देता हूँ आपको। ले लिया, देखो यहाँ पर आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है आई नॉट, तो आई ऑफ आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू है 0.707 और मल्टीप्लाई बाय आई नॉट, ठीक है। ये आ गया आपके पास में आई ऑफ आर एम एस, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम वैल्यू को अगर 0.707 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास में आई ऑफ आर एम एस आएगा। इसी तरह से हम ई ऑफ आर एम एस भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट, ठीक है। तो ये था आपके पास में आर एम एस वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया हो। तो इसका स्नैपशॉट आप लोगों ने ले लिया है। तो आज का लेक्चर हम यही रुकते हैं। पहला लेक्चर था हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर डिपेंड था। अगर इसके ताल्लुक से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर है तो हमारा चैनल में कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको पूरी मैं जहाँ जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यही रुकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।